प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आपका सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं विनोद शुक्ला सर जी। विनोद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद नंदिता जी। सर के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि आप उनको मेरे चैनल पे अक्सर देखते हैं और उनके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वक्फ, बंगाल, मुर्शिदाबाद जो जल रहा है। सर, ऐसा क्या हो गया है कि सिर्फ बंगाल इतना ज़्यादा क्यों जल रहा है? ये ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट अपना दिया था जब उन्होंने कहा था कि याद रखो जब तक दीदी है तब तक तुम्हारी प्रॉपर्टी कोई नहीं ले सकता, वक्फ को मैं आने नहीं दूंगी। भारतीय जनता पार्टी जब चली जाएगी तो वक्फ का जो बिल पास उन्होंने कराया है वो सब स्क्रैप हो जाएगा। तो ये तो एक आग में घी डालने वाला काम इन्होंने किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए नंदिता जी, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने ये जो किया है वो लंबे समय से करती आ रही हैं। उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले एक स्टेटमेंट में बोला था कि पश्चिम बंगाल में 33% मुसलमान है और हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब ये ऑफिशियल जो फिगर है वो उस हिसाब से भी 27% मुस्लिम है पश्चिम बंगाल में। उसको उस फिगर को इन्फ्लेट करके वहां का मुख्यमंत्री बता रहा है। इसका मतलब ये कि वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठिए घुस करके बैठे हुए हैं और सरकार उसको कुछ नहीं कर पा रही है। और ये जो बात कह रही हैं ये बात इसलिए कह रही हैं कि उनको ग्राउंड रियलिटी का एहसास है। जगह जगह पर बांग्लादेशी घुसपैठिए और मुस्लिम पॉपुलेशन इतना ज्यादा बढ़ी है कि वो अब ये धमका रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि हम ममता बनर्जी की दया पर नहीं थे। नहीं है, दया पर ममता बनर्जी है। इसको आप दो तरह से देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी समय था जब मुसलमान जो हैं पश्चिम बंगाल के, वो ममता बनर्जी की दया पर थे, जब उनकी दया के कारण इन्फिल्ट्रेशन होता था। मतलब और अब जो है वो दया पर नहीं है, इसलिए कि वो इन्फिल्ट्रेशन करके उनकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि वो चुनाव जीत लेंगे, वो दंगे करा देंगे, वो हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर देंगे, वो बीएसएफ पर अटैक कर देंगे, वो पुलिस पर अटैक कर देंगे। वो मुर्शिदाबाद मतलब बुरहानपुर और जो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां के जो सांसद हैं, जो दूसरे वाले सांसद हैं, उनके घर पर हमला कर देंगे और पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। इससे ज्यादा खराब स्थिति क्या हो सकती है पश्चिम बंगाल के लिए। और ये उनकी जो स्टेटमेंट है ममता बनर्जी की, उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या वो कह रही थी, क्या उनके कहने का मतलब था। तो ये स्थिति वहां पर है। अभी सर, आज जैसे टीवी पे मैं देख रही थी कि बहुत सारे हिंदू फैमिलीज जो हैं वो अपना घर छोड़ करके पलायन कर करके और नाव से जा रहे हैं। सर, यहाँ पे आएंगे, वापस भी तो इनको जाना है। जाने से पहले इस बीच का, चाहे वो 6 महीने के बाद जाए चाहे वो 2 दिन के बाद जाए, जो हालत वहां पे मुसलमानों ने करके रखी हुई है, क्या उनके वो घर, उनकी जमीन, उनके जो खेत या उनके जानवर वगैरह अगर वो छोड़ करके आए हैं तो क्या वो उनको वापस मिलेंगे? देखिए, ये अभी जो नंदिता जी, अभी जो लोग आए हैं ना, वो मुर्शिदाबाद से नदी पार करके मालदा जा रहे हैं। मतलब एक जिले से छोड़ करके दूसरे जिले में गए हैं। अभी उनके लिए उनकी प्राथमिकता जो है वो अपने जान की रक्षा है। माल की रक्षा बाद में हो जाएगी। मुझे लगता है अभी वो अपनी जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद से मालदा या आसपास की ऐसी जगहों पर जहां वो सुरक्षित रह सके वहां जा रहे हैं, और ये सही डिसीजन भी है। अ, उसके बाद जमीन को, घर तो बहुत सारे लोगों के जला ही दिए गए हैं, गाड़ियां जला दी गई हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो जमीन खेत तो कोई जला नहीं सकता, जमीन खेत रहेगा। निश्चित तौर पर आपका आपका प्रश्न जो है या आपका जो शंका है वो सही है। बहुत सारे लोगों की खेत जमीन पर भी ये लोग कब्जा कर लेंगे और अपना अ, खेत जमीन नहीं बचा पाएंगे, घर नहीं बचा पाएंगे, जैसा उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुआ था। पंडितों के घर पर कब्जा करके वो लोग बैठे हुए हैं, अभी तक बैठे हुए हैं। तो वो होगा।
लेकिन प्राथमिकता है कि वो अपनी जान बचाएं, और मुझे लग रहा है इसीलिए वो जान बचा करके भाग गए हैं। अब मैं जो बात कहना चाह रहा था, जो आपके पिछले प्रश्न में था, मैं उसको खोज रहा था। कई के बार नाम ध्यान नहीं आता है और खोजने में डाइवर्जन हो जाता है। जी। मुर्शिदाबाद 2 सांसद हैं। मुर्शिदाबाद जिले से 2 सांसद हैं। एक जंगीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और दूसरी है बहरामपुर। बहरामपुर से यूसुफ पठान है, जिसने आज वो एक ट्वीट किया कि सवेरे की चाय बहुत अच्छी थी। मतलब ये उसके 2 मायने हैं। एक तो ये कि वो इतना संवेदनहीन आदमी है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी में दंगे हो रहे हैं और वो चाय पी रहा है। दूसरा ये कि जो दंगे हुए हैं और उसमें जो लोग मारे गए हैं, उस वो इन सब बातों को लेकर के बहुत प्रसन्न है, खुश है, ये सब जो हो रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि जो है खलीकुर रहमान है, जो जंगीपुर का एमपी है, इसका तो अपना घर तोड़ दिया गया है। अब इसके भी 2 मायने हैं। पहला ये कि जो दंगाई हैं वो प्रशासन के बस में नहीं है। दूसरा ये कि कोई भी लोकल व्यक्ति अपने सांसद का घर नहीं फूकेगा, तब जब वो सांसद जिस बात का विरोध किया जा रहा है उसके विरोध उसको उस समर्थन में है, मतलब वो वक्फ बिल के समर्थन में जब है, तो उसका घर क्यों फूका जाएगा। तो इसका जो दूसरा मायने है, इसका दूसरा मतलब ये है कि ये जो लोग अटैक करने आए हैं, ये सारे बांग्लादेश से आए हैं। इनको ये नहीं मालूम है कि लोकल एमपी का घर कौन है, लोकल व्यक्ति कौन है। और ये वहां आकर के इनको केवल ये मालूम है कि ये हिंदू का घर है, ये हिंदू बस्ती है, ये हिंदू लोकेलिटी है, ये हिंदू की गाड़ी है। बहुत आसान है हिंदू की गाड़ी को पिन पॉइंट करना, उनके घर को चिन्हित करना। गाड़ी पर ओम का निशान, कुछ इस तरह की चीजें, भगवान की मूर्तियां हो सकती हैं, घर के आगे ओम लिखा हो सकता है, गणेश जी की प्रतिमा हो सकती है। तो इन सब से बड़े आराम से पहचान करके टारगेट, और नहीं तो जो लोकल लोग होते हैं वो आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। कश्मीर में इस तरह की घटनाएं हुई थी। कश्मीर में तो जिस व्यक्ति को खून से सना हुआ चावल खिलाया गया था, जिस महिला को, उसके पति को जब ड्रम के अंदर मारा गया था, तो इशारा तो उसके पड़ोसी ने किया था ना, हम्म। उसके पड़ोसी ने बताया था कि वो घर के अंदर है। तो ये है। और आप देखिए, जो और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें जो नूपुर वाला मामला हुआ था, उसमें हम्म। उसके विरोध में, उसके समर्थन में जो 2 लोग मारे गए थे, उनको नजदीकी लोगों ने परिचित वाला जो पुणे में व्यक्ति मारा गया था, उसके दोस्त ने ही उसके साथ ऐसा किया था। तो ये इस तरह की घटनाओं को आप समझ सकते हैं कि कैसे अंजाम दिया गया होगा। सर, जैसे अभी आपने बताया कि बांग्लादेश से लोग आ गए, अंदर घुस गए हैं और उन्होंने ये सारा जो कार्यक्रम, जो कृत्य जो किया है, कार्यक्रम तो नहीं, जो कृत्य किया है, ममता बनर्जी क्या इस समय सॉफ्ट ग्राउंड पे खड़ी हैं? क्योंकि वो पुलिस उनकी जो है वो संभाल नहीं पा रही दंगा फसाद जो वहां पे हो रहा है, या ये ममता बनर्जी को मालूम है और भी होने दे रही हैं? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि पश्चिम बंगाल की पुलिस जो है वो इसको हैंडल कर पाने में अक्षम है। पश्चिम बंगाल की पुलिस पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इसलिए अक्षम है पश्चिम बंगाल की। मैं पश्चिम बंगाल की पुलिस की क्षमताओं पर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। हम्म। कोई भी पुलिस का कर्मचारी, पुलिस वाला कोई भी कार्रवाई तभी करेगा जब पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से उसको उस तरह का आश्वासन होगा। अगर वो पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ जाता है तो उसकी उस पर कार्रवाई होगी, उस पर बहुत सारी और चीजें होंगी, उसके लिए बहुत सारी मुश्किलें होंगी। अभी आप ध्यान कीजिए, लगभग 1 महीने पहले एक घटना हुई थी जहां पर अ, तृणमूल कांग्रेस के एक एमएलए ने थाने में घुस करके एक दरोगा को पीटा था, हम्म। हम्म। गालियां दी थी। ये खूब सर्कुलेट हुआ था। हम्म। और उसके बाद उस एमएलए पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसकी कोई सूचना खबर भी दबा दी गई। तो कोई भी पुलिस का कर्मचारी अपने आप को क्यों ह्यूमिलिएट करेगा, इसलिए कि ऊपर के अधिकारी ही उसके लिए मुश्किल खड़ी कर देंगे, उसको नौकरी करना मुश्किल होगा। और जो भी व्यक्ति परिवार वाला है उसके लिए इस तरह की चीजें मुश्किल होती है। तो एक तो ये बात हो गई कि जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप की कमजोरी के कारण हेल्पलेस है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मसला, प्रश्न, मतलब कारण है, वो ये है कि अब
जो लोग हैं वहां, वो ममता बनर्जी के बस में नहीं है, क्योंकि उनकी संख्या इतनी करेक्ट। सारी हो गई है कि अब वो ममता बनर्जी की बात नहीं सुनने के लिए तैयार है। जो कहावत है ना कि भस्मासुर को जब आशीर्वाद मिल जाता है, तो फिर वो जिसने उसको आशीर्वाद दिया है उसी को मारने के उसमें पड़ जाता है। तो ममता बनर्जी ने भस्मासुर क्रिएट कर दिया है। अब उसका परिणाम क्या होगा, फल क्या मिलेगा, वो और इसका पटाक्षेप कैसा कैसे होगा, ये तो आने वाले समय में बताएगा। लेकिन फौरी तौर पर ये बात समझ में आ रही है, निकल करके आ रही है कि ये जो भस्मासुर क्रिएट हुआ है, इसका दंड, इसका कर्ज, इसका अभिशाप पश्चिम बंगाल की जनता को भुगतना पड़ रहा है। और वो इस रूप में भुगतना पड़ रहा है कि उनके जान माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और सरकार, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, यहां तक कि बाहर के पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरे किसी मामले में बहुत जोर शोर से बोलते थे, तथाकथित जो पत्रकारों की का एक सेक्शन है जो इन सब मामलों को लेकर के बहुत संवेदनशील नजर आता है, उस सब की संवेदनाओं को सांप सूंघ गया है, मैं यही कहूंगा जी। अगर ममता बनर्जी इस समय हेल्पलेस हो रही हैं, तो क्या उनका डायरेक्शन सेंटर की तरफ में हो सकता है? प्रेसिडेंट्स रूल हो या सेंट्रल पे कुछ एक्शन उस तरफ से हो कि वो भी बचे, उनकी सरकार भी बचे? देखिए, क्योंकि भस्मासुर जो उन्होंने क्रिएट किया है, भस्मासुर तो उन्हीं को खाने को तैयार हो गया है इस समय वो। हम ये हमारा आपका अपना अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी आपकी अपनी समझ है, हम इस बारे को इसको इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना कि उन्होंने भस्मासुर क्रिएट हाँ, किया है, या या करेक्ट। या सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं है। वो इसको कभी नहीं स्वीकार करेंगे, इसलिए कि जिस दिन वो ये स्वीकार कर लेंगे कि जिस वोट बैंक को उन्होंने खड़ा किया है, अब वो हुँ, वोट बैंक के साथ नहीं खड़ा है, तो उसी दिन तो उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। देखिए, हुँ, अब पश्चिम बंगाल में अंदर खाने जो एक रिपोर्ट आ रही है, या जो वहाँ के लोग बताना शुरू कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में अब मुसलमानों की संख्या इतनी हो गई है कि उनको अब मुस्लिम लीडरशिप चाहिए। ममता बनर्जी का रोल उनके राजनीतिक जो लैंडस्केप है वहाँ खत्म हो गया है। अब वो हटे, उनको अब वो ख्वाब देख रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप का। अब वो मुस्लिम मुख्यमंत्री या मुस्लिम मुख्य उप मुख्यमंत्री या इस तरह का स्थिति देख रहे हैं, जहां पर डिक्टेट वो करेंगे, सुनना आपको पड़ेगा। अब उसमें ममता बनर्जी अपने आप को कहाँ पाती हैं और कितना कॉम्प्रोमाइज करती हैं, वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा ये कि ममता बनर्जी का न केवल जनता पर कमजोर पकड़ हुई है, इसलिए कि वो डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, अंदर भी बड़ी कमजोर हुई है। वो पार्टी में अपने बहुत सारे, अभी जो 3-4 दिन पहले जो आपस की हाँ, लड़ाई की तस्वीर हुँ, आई थी, वो ये दिखाता है कि पार्टी के संगठन के अंदर भी ममता बनर्जी कमजोर हुई हैं। और इन सब में जो उनका अपना भतीजा है अभिषेक बनर्जी, उनकी जो कॉन्स्पिकुअस साइलेंस है, वो ये बताता है कि ऑल इज नॉट वेल इन तृणमूल कांग्रेस। तो ये सारी चीजें हैं। तो मतलब कई तरह के चैलेंजेस एक साथ ममता बनर्जी फेस कर रही हैं। और मुझे लग रहा है इस बार जो चैलेंज है ना, वो उनके लिए मुश्किल वाला चैलेंज है। इसमें एक और बात है कि जो उन्होंने इन लोगों को मतलब इन इन्फिल्ट्रेशन को अलाउ किया है। अभी भी जो मुर्शिदाबाद वाला इलाका है, वहां पर लगभग 450 किलोमीटर फेंसिंग को, जो अमित शाह ने पार्लियामेंट में बोला था कि ममता बनर्जी ने जमीन तक नहीं उपलब्ध कराई, फेंसिंग करा रहे, वो इसीलिए नहीं उपलब्ध कराई कि वहां से लोग आते जाते रहे। हुँ। तो ये जो हुआ है, अब उसका परिणाम तो उनको भुगतना पड़ेगा। और वो उसका पहला स्वरूप जो है वो कम्युनल रॉयट्स और दंगों के रूप में नजर आ रहा है, दिख रहा है जी। मतलब ममता बनर्जी जो है, उनका एक सपना था कि वो वेस्ट बंगाल को अलग करके एक मुस्लिम एरिया बना दें और वहाँ की वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएँ। जैसे कि केजरीवाल का सपना है कि इंडिया का नहीं बन सकता तो खालिस्तान बना लो, खालिस्तान का पंजाब में जाकर के मैं बन जाऊँगा।
ममता बनर्जी का सपना भी मुझे लगता है सर अब ये टूटता वाला दिख रहा है। हालाँकि इनको इस समय साथ मिल रहा है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव जो है वो अब टोटल जो है उनका सपोर्ट उन्होंने मुस्लिम जो है उनकी तरफ में उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया, जिसको दिखाने में उनको कोई गुरेज नहीं होता है। वो ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी जो कर रही है बिल्कुल सही कर रही है, और जो हालात बिगड़ रहे हैं बंगाल में, मुर्शिदाबाद में स्पेशली अगर हम बात करते हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ द सेंटर। तो ये देखिए अखिलेश यादव का जो जी। देखिए नंदा जी, कोई भी व्यक्ति संविधान की शपथ लेकर के इस देश के टुकड़े करने का सपना नहीं देख सकता है। अगर वो सपना देखेगा तो उसके लिए हम्म, दो चीज है। एक तो ये कि मुश्किल होगी संवैधानिक तौर पर, और दूसरा ये कि वो संभव भी नहीं है। निश्चित तौर पर ये जो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स अखिलेश भी करते हैं, ममता बनर्जी भी करती हैं। लेकिन लेकिन ये केवल अब तक मुस्लिम पॉलिटिक्स के बदौलत ही नहीं जीतते हैं। इनको एक बड़े हिंदू वर्ग का सपोर्ट लेना होता है, और वो जो बात करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ममता बनर्जी जो है, वो उनकी पॉलिटिक्स जो है मुस्लिम्स प्लस जो नॉर्थ इंडियंस को कह लीजिए या हिंदी भाषी लोगों को कह लीजिए, उनके खिलाफ घृणा फैलाने वाला या उनके खिलाफ घृणा रखने वाला एक सेक्शन उन्होंने बना दिया है, जो नॉर्थ इंडियन से या हिंदी स्पीकिंग लोगों से मतलब उनको अलग मानते हैं। तो ये एक कैटेगरी है जो पश्चिम बंगाल में उनको चुनाव लड़ा रही है। इसके लिए वो बात हमेशा से उनके प्रवक्ता कहते हैं कि हम राम को नहीं मानते हैं, नॉर्थ इंडियन, अरे हम्म, जो बंगालीज हैं वो देवी उपासक हैं, इस तरह के आर्ग्यूमेंट करते हैं। इस तरह का आर्ग्यूमेंट इतना बेहुदा बेवकूफी भरा आर्ग्यूमेंट होता है तृणमूल के प्रवक्ताओं के कारण। मैं कई बिल्कुल। बार डिबेट हूं, तो एक बार मैंने किसी तृणमूल का कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने पूछ दिया, मैंने उनसे पूछा, भाई आप आपके यहाँ जो सबसे सेलिब्रेटेड संत है, जिनको जिनका मिस्टिकल एक्सपीरियंस की बात होती है, जिनके नाम पर एक बड़ा रामकृष्ण मिशन है जहाँ पर प्रधानमंत्री भी जाते हैं, रामकृष्ण मिशन तो किसी देवी के नाम पर नहीं है, उसमें राम भी हैं कृष्ण भी हैं। और फिर मैंने पूछा कि रामकृष्ण परमहंस का जो है उनका असली नाम क्या था? तो उनका असली नाम गदोधर चट्टोपाध्याय था। मतलब गदोधर का मतलब हुआ बजरंगबली। तो आप कहाँ से कर रहे हैं? वो काली के उपासक थे। तो लेकिन अगर वो काली के उपासक थे और उनके माँ बाप ने उनका नाम रामकृष्ण रखा था, मतलब गदोधर रखा था, और वो अपने आप को रामकृष्ण परमहंस के नाम से उनको पदवी दी जा रही है, तो आप ये डिवाइड कहाँ से पैदा करने हैं? भगवान राम बंगाल के भी उतने ही हैं जितनी माँ काली किसी नॉर्थ इंडियन के लिए है। बहुत सारे वो, मेरी दादी बंगाल में पैदा हुई थी और वो काली की उपासक थी, लेकिन वो रामचरितमानस का बढ़िया पाठ करती थी। उनका पूरा बचपन बंगाल में बीता था। कम्युनल रॉड्स के कारण उनको वहां से छोड़ के आना पड़ा था पश्चिम बंगाल। मतलब वो भी ये कह लीजिए कि जो अभी मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो भी उसी तरह की एक वो थी। लेकिन उनके हम्म, पास नॉर्थ इंडिया में बेस था, वो आ गई तो वो अपना मतलब उस जमाने में मेरे पिताजी के नाना की बड़ी दुकान हुआ करती थी कलकत्ता में किराने की, और सब पैक करके आना पड़ा था उनको। खैर वो मेरा व्यक्तिगत वो है। लेकिन हम्म, ये जो मसला हम्म, है पंचायत जी, जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो डिवाइड उनका वोट बैंक है, मुस्लिम वोट प्लस जो एंटी नॉर्थ इंडियन या एंटी हिंदू वोट है, इस पर जीतते हैं। अखिलेश का क्या है? अखिलेश का यादव और मुस्लिम कॉम्बिनेशन है, उस पर वो हम्म, चुनाव जीतते रहे। अब इसमें दिक्कत ये है कि अब जहां पर मुस्लिम डोमिनेट कर रहे हैं वहां मुस्लिम चाहते ही नहीं ममता का सपोर्ट। और जब ममता का सपोर्ट नहीं चाहते हैं, वो ये अब अपने नेता को आगे कर रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा लंबे समय से जो प्रक्रिया आ रही है, जो डिपेंडेंस ममता की थी मुसलमानों पर, अब वो डिपेंडेंस जो है वो मुसलमानों पर जो जो ममता की डिपेंडेंस थी, अब वो ज्यादा हो गई है, और वो मुसलमान असर्ट करने लगे हैं अपने आप को।
तो ये जो सारा का सारा अपीजमेंट वाला खेल है, ये सब मिलके एक साथ करेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारी और चीजें हो रही हैं। ये जो भ्रम था, एंटी मैंने इतना बड़ा किस्सा इसीलिए सुनाया कि ये जो हम्म। भ्रम फैलाया गया था कि आप अलग हैं और नॉर्थ इंडिया के हिंदू अलग हैं, आप और साउथ इंडिया के हिंदू अलग हैं, आप और गुजराती हिंदू अलग हैं। ये लोगों का भ्रम बंगाल में टूटना शुरू हो रहा है, शुरू हो गया है। और वो सिर्फ राइट। इसलिए उनको मालूम है कि आप बंगाली सेंटिमेंट खेल करके आपने पूरे बंगाल का सत्यानाश कर दिया है, डेवलपमेंट है नहीं। सबसे बड़ी बात यह है नंदिता जी, एक बात कह के मैं रुकता हूँ, फिर आपके अगला प्रश्न लूंगा। ये जो जी। बात कहती हैं ममता बनर्जी, ये बात कही जाती है कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का पूरा बंगाल माइग्रेट हो गया। जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बंगाल नहीं रहना चाहता है। आप जाकर के देखिए, हैदराबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, बंगाली पढ़े लिखे सारे बंगाली भरे पड़े हैं। इसलिए कि उनके पास कलकत्ता में कोई एवेन्यू ही नहीं है, कोई स्कोप ही नहीं बचा हुआ है। वहां पर सिवाय वहां पर सिवाय दंगे और सिवाय फसाद और सिवाय इस तरह का कोई इंडस्ट्रीज खत्म हो गई हैं। पहले पहले सारा का सारा व्यापार वहीं होता था। सारे के सारे मारवाड़ी बंगाल, कलकत्ता में बसते थे। तो ये एक बड़ा है और ये धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज करना शुरू कर दिया है। जी। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, आरजे कर तो ममता बनर्जी सरवाइव कर गई, क्या ये टीचर्स घोटाला जो हुआ है उससे भी ध्यान भटकाया जा रहा है और इस तरीके का एक बवाल मचा के रखा हुआ है बंगाल में कि लोगों देखिए, का ध्यान उस तरफ? जी। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये इस मामले में जो अभी डेवलपमेंट्स हैं, एक ये वाला मसला, और दूसरा वो जो एमपीज के झगड़े लीक हुए हैं, मुझे उसमें भी हम्म। डाइवर्जन ही लगता है कि वो किसी तरह से डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है कि ये मेन इशू से ध्यान भटकाया जाए। इसलिए कि इस मामले में अ, अभी मामला ईडी के पास है और एफआईआर होगा, तो इसमें ममता बनर्जी के जेल जाने की भी संभावना है, जिसको ममता बनर्जी ने खुद कहा कि मुझे जेल भेजा जा सकता तो है। एक एक और बात मैं कह दूं नंदिता जी, आरजी कर ममता ने सरवाइव किया है या आरजी कर उनको 2026 में झेलना पड़ेगा, ये अभी मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता हूं। मुझे या तो मैं पश्चिम बंगाल जाऊंगा चुनाव के आसपास, तो इस पर पूरे उससे बता पाऊंगा। लेकिन मेरा अपना एक राजनीति, भारतीय राजनीति के एक विद्यार्थी होने के कारण मेरा अपना मानना है कि कई कई बार जनता जो होती है ना, वो अपने अपना गुस्सा बचा के रखती है सही समय के लिए। तो अगर ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि उन्होंने जो बाई इलेक्शंस हुए थे, उस बाई इलेक्शंस को सब जीत लिया, तो वो उनकी पॉपुलैरिटी गई नहीं है, तो ये भ्रम हो सकता है और जनता उनको हटाने के लिए इंतजार कर रही हो। अ, और मुझे लग रहा है कि इस बार का चुनाव जो है वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को तो बीजेपी की सरकार या केंद्र सरकार नहीं लड़ने देगी। इस बार पूरा का पूरा जो है वो पैरामिलिट्री के कब्जे में होगा और उसके बाद ही चुनाव होगा। तो ये जो सारा का सारा वो है एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स, और प्लस जब चुनाव आएगा तो ये जो सारी चीजें हैं नंदिता जी, चाहे आरजी कार का मामला हो, चाहे शेख सिन्हा का मामला हो, चाहे वो तालिबानी जस्टिस का मामला हो, जब वो एक महिला को अपने जिस बॉयफ्रेंड के साथ या किसी दोस्त के साथ वो बाहर चली गई थी, तो उसको जो कंगारू कोर्ट में पनिशमेंट दिया गया था, हाँ। हाँ। था। चाहे ये मामला हो, चाहे ये अभी मुर्शिदाबाद और मालदा वाला मामला हो, चाहे बाकी और करप्शन के मामले हो, चाहे ये जो इनके आपस की लड़ाई का मामला हो, ये सारी चीजें उठाई जाएंगी, बात की जाएगी और दिखाया जाएगा कि आप डेवलपमेंट के नाम पर कर क्या रहे हैं, सीबीआई के उसमें क्या कर रहे हैं। जो व्यक्ति अभी डीजीपी है पश्चिम बंगाल का, वो व्यक्ति से जब सीबीआई पूछताछ करने गई थी, तो ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी।
शेख हम्म। शाहजहां गिरफ्तार करने गई थी ईडी की टीम, तो ईडी को लहूलुहान कर दिया गया था। तो ये सारी घटनाएं, और वो जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता, मुस्लिम कार्यकर्ता जिसने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया था, उसको किस तरह से इन लोगों ने स्ट्रिप किया था, उसके कपड़े उतार करके हाँ। उसको ह्यूमिलिएट किया था। तो ये इससे ज्यादा संवेदनहीन बात किसी भी महिला, मतलब महिला मुख्यमंत्री के लिए तो ज्यादा वो है कि वो महिला संवेदना पर नहीं सोच पाई। जी। एब्सोल्युटली सर, बहुत बुरी हालत तो है ही है वहाँ पे बंगाल में। और सबसे खराब ये लगता है कि जो मुख्यमंत्री वो महिला है, और एक महिला होकर के महिलाओं को लेकर वो इतनी ज़्यादा असंवेदनशील है, वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। और देखते हैं सर, क्योंकि जो जनता है वो जनार्दन है, और हमारे यहाँ पे वो होता है कि 5 साल से पहले जो है, अगर आपने किसी को चूज़ कर लिया, तो 5 साल तक आपको कुछ बोलना नहीं, आप कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। तो जो गुस्सा है मुझे लगता है वोल्केनो की तरह फूटेगा, और अगले साल अब टाइम ज़्यादा नहीं है, और ममता बनर्जी का भी हिसाब-किताब मुझे लगता है बहुत जल्दी होने वाला है। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।